नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड अब जलने की कगार पर है, जलने का खतरा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस भाजपा का गठबंधन उजागर हो चुका है। केजरीवाल ने इस तरह का बयान दिया। मशहूर फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी का हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है। चमेली सुर जैसी फिल्में बनाई थी उन्होंने। राज्यसभा सांसद भी रहे थे। अनुपम खेर बोले कि यारों के यार थे। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 11 केस मिल चुके हैं। मार्टिन गप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन से अब माफी मांगी है। अब कभी पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाएंगी कंगना रनौत, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। और इसी के साथ कंगना ने प्रियंका गांधी को इमरजेंसी देखने के लिए इनवाइट भी किया है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे अब खबरों की ओर। तो देखिए, महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। ये मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर आयोजित होता है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 सालों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होने वाला है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने का अनुमान है। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की। महाकुंभ से होने वाले आर्थिक असर के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2019 के आयोजन ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ से आर्थिक विकास में 2 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो देखिए, इस बार महाकुंभ मेले पर एक शुभ संयोग भी बनने वाला है। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन आपको बता दें कि इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन आपको बता दें कि भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो देखिए, इसी के अलावा अगर महाकुंभ से जुड़ी और कुछ खास जानकारी अगर हम आपको दें तो देखिए, कब कब महाकुंभ के 6 शाही स्नान होने वाले हैं। तो देखिए, प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर रहने वाला है। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और छठवां और आखिरी जो शाही स्नान है 26 फरवरी को 2025 महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों से लगातार जारी है, क्योंकि जल्द ही महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 6 शाही स्नान आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान रहने वाले हैं, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि पर भी शाही स्नान इसमें शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 शाही स्नान रहने वाले हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा और इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को होने वाला है। तीसरे शाही स्नान की हम बात करें तो 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के मौके पर रहेगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को
माघ पूर्णिमा पर होगा। आखिरी और छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और गणतंत्र दिवस के अलावा प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अफसरों की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान तय किया गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की सघन जांच होगी, तलाशी ली जाएगी, ताकि देश विरोधी ताकतें किसी तरह की गड़बड़ी में कामयाब ना हो पाए। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज समेत यूपी के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी दी थी। खुफिया इनपुट भी है कि आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से 32 स्पेशल और 21 अनारक्षित ट्रेनों का महाकुंभ के दौरान संचालन किया जाएगा। वैसे में बैठक में अफसरों का कहना था कि आतंकी ट्रेनों को टारगेट कर सकते हैं, इसीलिए हर ट्रेन को अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के खास इंतजाम हो ताकि आतंकी मंसूबे कामयाब ना हो सके। सभी राज्यों ने महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का भरोसा भी दिलाया है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की चेकिंग के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी आरपीएफ और जीआरपी के जवान गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान ट्रेन में सफर कर रहे हैं। लोगों से लगातार यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों में रेलवे से जुड़ी सुरक्षा एजेंसी अब विशेष सतर्कता बरत रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में होने वाली है, लेकिन इसके पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। आतंकी मंसूबे कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था इस बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। खास तौर पर क्योंकि रेलवे से अधिकतर सफर करेंगे यात्री, ट्रेनों के द्वारा प्रयागराज पहुंचेंगे महाकुंभ में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ, जीआरपी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी यात्रियों की विशेष चेकिंग की जाएगी ताकि जो खतरा है आतंकी मंसूबे का, क्योंकि ट्रेनों को भी ये अपने चपेट में ले सकते हैं, ट्रेनों को खतरा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। इसलिए खास तौर पर ट्रेनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी ट्रेनों की सघन तलाशी ली जाएगी, यानी कि जांच की जाएगी। हर एक शख्स की पुलिस अफसरों की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने को लेकर तमाम जानकारी एक दूसरे ने साझा की है। तो देखिए, अब सड़क हादसों के पीड़ितों को केंद्र सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसों में जो लोग घायल होते हैं, आपको बता दें कि घायल होने वालों को कैशलेस उपचार अब मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस उपचार योजना का ऐलान किया। इसके तहत हादसों के पीड़ितों का 7 दिन का जो इलाज होगा, 1.5 लाख रुपए तक का खर्च उसका सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाती है तो सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की घोषणा की है। सड़क दुर्घटना में घायलों को देश भर में मार्च तक कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी प्रकार की सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को 7 दिन तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट योजना शुरू की थी। योजना को बाद में 6 राज्यों में लागू भी किया गया। अब मार्च से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। ट्रक और बसों को ट्रेनों के लिए कवच सुरक्षा जैसी प्रणाली भी आएगी। और इसी के साथ गडकरी ने यह भी बताया
कि 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा प्राथमिकता में रही है। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि वाहन बनाने वाली कंपनियां जो भी भारी वाहन यानी कि बस और ट्रक बनाएगी उसमें 3 सुरक्षा तकनीकें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। माना जा रहा है कि ये तकनीकें ट्रक और बसों को ट्रेनों के कवच सुरक्षा प्रणाली जैसी सुरक्षा दे सकती है। तो नई दिल्ली में 2 दिन कार्यशाला के साथ ही परिषद की बैठक चली। पहले दिन सोमवार को 27 राज्यों के परिवहन सचिवों और परिवहन आयुक्तों के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने बैठक की, जबकि मंगलवार को नितिन गडकरी ने परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों में 3 तकनीकें अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम से 2 वाहनों के टकराव को रोका जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड के दल को फ्लैग ऑफ कर नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि 72 सदस्यीय दल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर युवा उत्सव में भाग लेने वाले सभी युवाओं को सीएम ने शुभकामनाएं भी दी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के युवा परिश्रम और समर्पण से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव जैसे विभिन्न आयोजनों से युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है, जो उनके विकास और देश के समग्र उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए उत्तराखंड के दल को रवाना किया है, दिल्ली के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। इसी के साथ उन्होंने सभी युवाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो देखिए, बरेली के क्लब मैदान में 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। मेले में वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़े, मसक बीना, हुड़का और छोलिया नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि मेला मैदान में 3 दिन तक देवभूमि की झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी ने द यूथ आइडिया पत्रिका का भी विमोचन किया है। तो 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ जो है हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जो मेला रहेगा, इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़े के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति की जो झलक है इस मेले में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। देवभूमि की झलक देखने को मिलेगी और ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साझा की है। तो देवभूमि की झलक 29वें उत्तरायणी मेले में देखी जाएगी, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस मेले में विशेष तौर पर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होने वाले इस विशाल सांस्कृतिक मेले में आप सबके मध्य आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं सच में पिछले सालों में भी कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं आप सबके बीच में आकर जरूर इस मेले में प्रतिभाग करूं, इस आयोजन में आप सबके साथ सहभागी बनूं, लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया। उस दिन हमारे पंत जी वगैरह ने मुझे कहा कि आपको मेले में जरूर आना है इस वर्ष, और मैंने तब चूंकि बहुत जोर से वायदा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनसे नहीं किया, लेकिन अपने आप से वायदा कर लिया था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबको जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता देख रहा हूं, आप सबके अंदर ऊर्जा देख रहा हूं, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तो मैं आया इस मेले में भी पहले आया, लेकिन ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली आप सबके आशीर्वाद से, हमारी देवभूमि के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो मैं उसके बाद आप सबके बीच में नहीं आ पाया। मेरा मन बहुत था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊं, इसमें प्रतिभाग करूं। यह अवसर आज आया और सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबकी। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें
है, उन्होंने नथ भी लगा रखी है, गलोबंद भी लगा रखा है, पिछोड़ी भी पहन रखा है। तो अपने आप में शानदार और इस तरह के जो मेले हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए और उन्हें हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखिए, दुनिया कोविड की महामारी से अच्छे से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि अब ये खतरनाक वायरस भारत में पहुंच चुका है। चीन से आए HMPV ने भारत की चिंता और भी बढ़ा दी है। कोरोना वायरस जैसे HMPV के गुरुवार को 2 केस मिले थे। पहला मामला उत्तर प्रदेश का था। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। अब बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने ये पुष्टि की है उन्होंने कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के हिम्मतनगर में 8 साल के बच्चे की पॉजिटिव होने की बात की जा रही है। देश में वायरस से जुड़े कुल 11 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। छोटे बच्चे को खासतौर पर ये HMPV वायरस प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। तो चलिए अब बात करेंगे बॉलीवुड की, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अब इसे लेकर एक्ट्रेस ने बताया कि राजनीतिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म को बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से वे भविष्य में कभी भी पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत इंस्पायर नहीं हूं। अब मुझे समझ में आया है कि बहुत से लोग ऐसा क्यों नहीं करते। खासकर वास्तविक जीवन के किरदारों पर इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि अनुपम खेर जी ने मनमोहन सिंह के रूप में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कमाल किया है। यह उनके बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसे फिर कभी नहीं बनाऊंगी। कंगना ने 6 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म के नए ट्रेलर को शेयर किया। नए ट्रेलर में से जर्नैल सिंह, भिंडारावाल और सिखों को खालिस्तानी और गलत तरीके से पेश करने वाले सारे सीन हटा लिए गए। इससे पहले 14 अगस्त 2024 को फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें सिखों को गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था। सिखों का आरोप था कि इसमें उन्हें आतंकी दिखाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म अब कंगना नहीं बनाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि उनकी फिल्म जल्द ही इमरजेंसी जो है रिलीज होने वाली है 17 जनवरी को। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से ही ये जो फिल्म थी काफ़ी विवादों में रही है। कई तरह के सवाल उठाए गए थे। इसके बाद इस मूवी से कई तरह के सीन भी हटाए गए हैं। तो इसी को लेकर अब कंगना रनौत ने कहा है कि मैं इस फिल्म से ज़्यादा इंस्पायर नहीं हूँ। और अगर आगे की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल फिल्में बनाना पसंद नहीं करूंगी। इस तरह की पॉलिटिकल फिल्म मैं नहीं बनाऊंगी। तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आने वाली है जल्द ही। लेकिन देखा जाए तो ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही काफ़ी विवादों में रही है। शुरुआती दौर से ही इस फिल्म पर विवाद शुरू हो चुका था और अब कंगना रनौत ने कहा है कि अब राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म वो नहीं बनाएगी, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से अब राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म बनाना पसंद नहीं करेगी कंगना। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो देखिए, बॉलीवुड से एक दुखद खबर भी सामने आई, जहां मशहूर फिल्म मेकर और पत्रकार प्रीतीश नंदी का बुधवार को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। वे 73 साल के थे और आपको बता दें कि
पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे। अनुपम खेर ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने चमेली सुर और हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। आपको बता दें कि प्रीतीश नंदी का जन्म 15 जनवरी 1951 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। वे द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक रहे और अपने निर्भीक विचारों के लिए मशहूर भी थे। उन्होंने फिल्म निर्माण में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी अंग्रेजी की 24 फिल्में उन्होंने बनाई हैं। आपको बता दें कि 1998 से 2024 के बीच महाराष्ट्र से राज्यसभा में शिवसेना की सांसद भी वे रहे। नंदी ने अंग्रेजी में कविताओं की 40 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने कविताओं का बंगाली, उर्दू, पंजाबी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्मों का निर्माण भी किया, जिनके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी कंपनी प्रीतीश नंदी, आपको बता दें कि भारत में मल्टीप्लेक्स फिल्म शैली का नेतृत्व उन्होंने किया था। आखिरी बार बतौर निर्माता उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज और एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव मुंबई को प्रोड्यूस किया था। चमेली में प्रीतीश नंदी के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री करीना कपूर खान ने फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर को इंस्टाग्राम पर साझा कर निर्माता को श्रद्धांजलि भी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।